नमस्कार, स्वागतम, सत श्री अकाल, आदाब। हिंदी सिनेमा के इस अनोखे प्रोग्राम और रेडियो के सुपरहिट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सभी रसिक श्रोता हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं। और अब एक बार फिर मैं आपको ले चलता हूं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में जहां तरानों के, फसानों के अनमोल खजाने हैं। सबसे पहले चर्चा उस सुपरहिट फिल्म की जो बनकर रिलीज के लिए जब तैयार हुई तब छिड़ गई जंग भारत और पाकिस्तान की। शहरों में ब्लैकआउट्स होने लगे, फिल्म के प्रिंट्स बहुत सारी जगह पहुंच चुके थे और इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने उस वक्त के माहौल को देखते हुए बड़ी मुश्किल से पूरे इंडिया में इस फिल्म की रिलीज को रुकवाया। इस मेगा स्टारर फिल्म का नाम था वक्त। B.R. चोपड़ा इसके प्रोड्यूसर थे और उनके छोटे भाई यश चोपड़ा इसके डायरेक्टर थे। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। बलराज साहनी, अचला सचदेव, मदन पुरी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना, शर्मिला और रहमान। और ये प्रोडक्शन हाउस के लिए भी थी भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होगी तो महंगी फिल्म होगी। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई, रिलीज की डेट तय हो चुकी थी, पूरे प्रिंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच चुके थे, सिनेमा हॉल्स बुक हो चुके थे, तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जंग छिड़ गई। 1965 की वॉर। अब प्रोडक्शन हाउस और पूरी क्रिएटिव टीम, पूरी मार्केटिंग टीम, कमर्शियल टीम घबरा गई। उनको पूरा यकीन था कि वॉर के दौरान जब ऐसी संकट की घड़ी है तो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इमरजेंसी का टाइम है। जब लोग देखने ही नहीं आएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अब करें तो क्या करें। रिलीज की डेट तय थी, फिल्म के प्रिंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अलग अलग शहरों में पहुंच गए थे और सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि किसी तरह से भी इस फिल्म की रिलीज को रोका जाए। और बड़ी मुश्किल से पर्सनल कांटेक्ट करके, फोन के जरिए, जहां जहां इनके कांटेक्ट्स थे, बड़ी मुश्किल से इस रिलीज डेट को रोका गया और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्वेस्ट की गई कि आप प्लीज इस फिल्म को रिलीज नहीं करें और थोड़े समय के लिए चुपचाप बैठे रहें। अगर जो भी कुछ नुकसान है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि जंग खत्म होने के बाद जब शांति का माहौल आएगा तो लोग मनोरंजन की भूखे होंगे और सिनेमा हॉल पे टूट पड़ेंगे। इतने दिन का जो नियंत्रण है जो लोगों के ऊपर, आप जानते हैं जंग के दौरान बहुत कंट्रोल हो जाता है, बहुत अनुशासन रखना पड़ता है, ब्लैकआउट्स होते हैं। और ऐसा ही हुआ। B.R. चोपड़ा की टीम, यश चोपड़ा की टीम, क्या ये बिजनेस अक्यूमेन काम आया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुक गई, भारत की इसमें जीत हुई और ताशकंद समझौता आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। भारत के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो साहब के बीच में जो हुआ ताशकंद में, और शांति बहाल हुई पूरे देश में। उसके बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया और बिजनेसमैन का जो दृष्टिकोण था, उनका विजन था B.R. चोपड़ा और उनके भाई यश चोपड़ा के युद्ध के बाद लोग भूखे होंगे मनोरंजन के लिए और वो फिल्म देखने सिनेमा हॉल्स में टूट पड़ेंगे। ऐसा ही हुआ और ये फिल्म बन गई अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म और हमारे देश की पहली मल्टी स्टारर फिल्म वक्त। क्यों ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर O.P. नैयर साहब नाराज हो गए मोहम्मद रफ़ी से और उनकी जगह नैयर साहब ने गवाना शुरू कर दिया महेंद्र कपूर को। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। O.P. नैयर और मोहम्मद रफ़ी, ग्रेट सिंगर, ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक से एक बेहतरीन गाने दिए। आप बता सकते हैं यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, सुन 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 जालिमा, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक से एक क्या क्या नगमे हैं, क्या क्या नगमे हैं। इन दोनों के बीच में एक बार भयंकर मनमुटाव हो गया और नैयर साहब, एक ज़माना था जब फिल्म साइन करते थे तो पहले ही प्रोड्यूसर से कह देते थे कि कोई नहीं गाया, मेरी फिल्म में तो रफ़ी गीत गाता है। लेकिन नैयर साहब थोड़े से गरम मिजाज के भी थे। एक बार हुआ ये कि फिल्म हमसाया की रिकॉर्डिंग नैयर साहब ने रफ़ी साहब के घर के पास वाले स्टूडियो में ही इसलिए रखी ताकि मोहम्मद रफ़ी, जो बहुत बिजी स्टार थे, उनको आने जाने में तकलीफ ना हो। मगर इत्तेफाक देखिए कि रफ़ी साहब किसी दूसरी रिकॉर्डिंग में ऐसे फंसे कि नैयर साहब की रिकॉर्डिंग में सही समय पर पहुंच नहीं पाए, और जब पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। नैयर साहब गर्म मिजाज तो थे, आपा खो बैठे और जली कटी सुना डाली सबके सामने, और उन्होंने कहा कि आगे से काम नहीं करेंगे। तो ओपी नैयर ने रफ़ी साहब से नाराजगी के बाद महेंद्र कपूर जी से गाने गवाने शुरू कर दिए। इसी बीच रफ़ी साहब को पता पड़ गया कि एक छोटी सी बात के ऊपर इतना बावेला मचा दिया है नैयर साहब ने, तो उनको लगा जरूर किसी ने नैयर साहब को उनके खिलाफ भड़काया है। इसलिए एक दिन रफ़ी साहब ने नैयर साहब के दिल का भरम दूर करने के लिए और अपना सारा मनमुटाव दूर करने के लिए ईद पर नैयर साहब के यहाँ सेवैयाँ भिजवाईं। इत्तेफाक से नैयर साहब घर पे नहीं थे, लेकिन सेवैयाँ रख दी गईं। जब नैयर साहब वापस आए और उन्हें पता चला कि रफ़ी के घर की सेवैयाँ रख ली गई हैं, तो वो बहुत नाराज़ हुए और घर वालों को हिदायत दी कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। इस बात का पता जब रफ़ी साहब को चला तो उन्होंने अगली ईद में खुद नैयर साहब के घर जाने का फैसला कर डाला और इस ईद पर खुद पहुंच गए सेवैयां लेकर ओपी नैयर के घर। किस्मत देखिए, उस दिन नैयर साहब घर पर ही थे। रफ़ी साहब ने देखा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। बहुत देर तक गले लगे रहे और लगे लगे ही इमोशनल तो थे, कलाकार इमोशनल होता। दोनों की आंख से आंसू बह निकले। भरे मन से भरी आंखों से दोनों ने अपनी नाराजगी को वहीं ख़त्म किया और इस तरह फिर से तकरीबन 2 साल से ज़्यादा वक्त एक दूसरे से काम ना करने वाले ये दोनों महान कलाकार वापस एक हो गए और काम करने लगे। इसके बाद दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं हुई और दोनों ने ताउम्र एक दूसरे के साथ काम किया और बेहतरीन नगमे दिए। ओपी नैयर एंड ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। हिकमत की पढ़ाई और प्रैक्टिस करने वाला असरार हुसैन खान क्यों और कैसे बन गया मजरूह सुल्तानपुरी, ये कहानी सुनाऊंगा। वापस आकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। और मेहरबान कदरदान, अब बात करूंगा असरार हुसैन खान यानी मजरूह सुल्तानपुरी की। जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। वालिद साहब पुलिस में नौकरी करते थे। मजरूह साहब का पैतृक संबंध सुल्तानपुर से था। अरबी और फ़ारसी में दरसे निज़ामियानी से 7 साल का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने तकमील-उत-तिब कॉलेज से यूनानी पद्धति में मेडिसिन की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद, तालीम पूरी करने के बाद हकीम के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हकीम साहब एक बार सुल्तानपुर में हुए एक मुशायरे में ऐसा दिल दे बैठे कि उस मुशायरे के बाद मन, दिल सिवाय शायरी के कहीं और लगा ही नहीं, और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के शायरी करना शुरू कर दिया और बढ़ चढ़ के मुशायरों में भाग भी लेना शुरू कर दिया। अपना तखल्लुस रखा मजरूह। मजरूह का मतलब समझते हैं, मतलब होता है घायल या चोट खाया हुआ। मजरूह तखल्लुस, और अपने पैतृक गांव जहां बाबा का गांव था, अब्बा का गांव था सुल्तानपुर, वहां वो अपना सरनेम रख लिया, तो बन गए मजरूह सुल्तानपुरी। मुशायरों में जाते जाते एक बार मुलाकात हुई
उस्ताद मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी साहब से। जिगर साहब की शायरी से, जिगर साहब के व्यक्तित्व से यंग मजरूह सुल्तानपुरी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जिगर साहब को मान लिया अपना उस्ताद और बन गए जिगर मुरादाबादी के शागिर्द। एक दफा जिगर मुरादाबादी मजरूह सुल्तानपुरी के साथ ही आए बंबई एक मुशायरे में। मजरूह साहब ने मुशायरा पढ़ा तो वहां उनके अशार, उनकी शायरी को बहुत पसंद किया गया। इत्तेफाक देखिए, इसी मुशायरे में बैठे थे फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR कारदार। मुशायरे के बाद कारदार साहब ने जिगर साहब से कहा कि भाई ये यंग शायर बड़ा जोरदार है, बड़ा शायरी में बड़े तेवर हैं, मिलवाओ। जिगर साहब ने जब मजरूह साहब को बताया कि एक फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, मजरूह साहब ने पूछा होगा किस लिए। जिगर साहब ने बोला भाई हो सकता है तुम्हें फिल्म में चांस दे दें, गीत लिखने का, गाने लिखने का, नगमे लिखने का। तो मजरूह साहब ने फिल्मों में लिखने के लिए मना कर दिया। जिगर साहब ताज्जुब में हुए, उन्होंने कहा, समझाया, देखो अगर फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो काफी समझाने बुझाने के बाद मजरूह साहब मान गए और कारदार साहब से मिले और कारदार साहब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और भेज दिया नौशाद साहब के पास, जो कारदार साहब की फिल्म शाहजहां का म्यूजिक कर रहे थे। नौशाद साहब ने इस नौजवान शायर को देखा और मजरूह सुल्तानपुरी का इम्तिहान लेने के लिए फिल्म की सिचुएशन समझाकर एक धुन सुनाई और कहा इस मीटर पर कुछ लिखकर बताओ। फौरन मजरूह सुल्तानपुरी ने जो बोल लिखे वो थे, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। लाइन सुनकर नौशाद साहब झूम गए और उन्हें सेलेक्ट कर लिया अपनी फिल्म के गीत लिखने के लिए। और उसके बाद मजरूह साहब ने एक गीत लिखा जिसे KL सहगल ने गाया था, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। और धीरे धीरे अपनी शायरी के बल पर, अपने बेहतरीन पोइट्री के बल पर, आसान जैसे शब्दों के साथ मजरूह सुल्तानपुरी के गीत जनता पसंद करने लगी, फिल्में हिट होने लगी, मजरूह साहब के गीत हिट हुए और मजरूह साहब बन गए, शायर तो बहुत बड़े थे ही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े गीतकार और कवि। फेमस स्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान गुजरात के एक छोटे से गांव बिल्लीमोरा से भागकर पहुंचे बॉम्बे। और जब उनके अब्बा को, वालिद को ये बात पता चली तो वालिद साहब ने उन्हें बॉम्बे पुलिस से पकड़वा कर वापस बुलवा लिया गांव। फिर क्या हुआ? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मदर इंडिया, आन, अंदाज, अमर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान। महबूब खान गुजरात के एक गांव सरार के थे और उसी गांव में उनके पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। महबूब को बचपन से ही शौक था फिल्मों का। फिल्मों का शौक इतना बढ़ गया कि वो फिल्में देखने के लिए शहर तक जाने के लिए ट्रेन में भी बैठ जाते थे। और यहीं इनकी मुलाकात ट्रेन के एक गार्ड इस्माइल भाई जीवा से हुई। तो बालक महबूब इस्माइल भाई जीवा से अक्सर अपनी फिल्मों के शौक और पैशन और बॉम्बे जाने के सपने के बारे में बात किया करते थे। बालक महबूब के शौक को देखकर, इसके पैशन को देखकर इस्माइल भाई जीवा भी इन्हें कभी कभी फिल्म देखने के लिए कुछ पैसे दे दिया करते थे कि लो बेटा ये पैसे लो, देखाओ फिल्म। और इस तरह एक दिन 16 साल की उम्र में अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, ख्वाबों की ताबीर के लिए महबूब खान ने पकड़ ली बॉम्बे की ट्रेन। जैसे ही बात पिताजी को पता चली, अब्बा को, तो उन्होंने बॉम्बे पुलिस के अपने किसी दोस्त को फोन किया, संदेशा भेजा, पैगाम भेजा कि मेरा लड़का इस तरह से भागकर गांव से बॉम्बे पहुंच गया है, उसे पकड़ो और सीधे ले आओ मेरे गांव। तो पिता के चंगुल में बालक महबूब फंस गया, फंसा दिया गया बॉम्बे पुलिस के द्वारा और जोर जबरदस्ती करके बॉम्बे पुलिस ने उसे भिजवा दिया वापस अपने गांव। यहां पहुंचकर अब्बा ने
सख्त हिदायत दी कि आज से तुम्हारा फिल्में देखना बंद, और उन पे नकेल डालने के लिए, टोटल कंट्रोल करने के लिए महबूब खान का निकाह भी करवा दिया गया। परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है तो बड़े बड़े लोगों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। तो महबूब खान कुछ दिन के लिए गांव में ही टिक गए, लेकिन अंदर ही अंदर घुलते रहे। उन्हें मालूम था कि अब शायद सपनों में ही रहेगा बॉम्बे, वो सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, वो कभी बॉम्बे पहुंच नहीं पाएंगे। इस हकीकत ने उन्हें इतना उदास कर दिया कि वो अक्सर रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर जाकर बैठ जाते और बंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियों को एकटक देखते रहते। उनका ये रोज वहां पे बैठना, गुमसुम बने रहना, वो ट्रेन के जो गार्ड थे इस्माइल भाई जीवा, उन्होंने भी देखा, महसूस किया, वो भी मिल जाया करते थे। एक दिन पूछा, क्यों यहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बार बार हर रोज जब भी मैं गुजरता हूं यहां से आ जाता है तू। तब बालक महबूब ने कहा, मैं यहां पर शायद इस उम्मीद में आ जाता हूं कि एक ना एक दिन तो मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो वापस मुझे बॉम्बे पहुंचा दे, और मुझे बॉम्बे जाने का वन वे टिकट चाहिए। मैं वापस नहीं लौटना चाहता हूं, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। इस्माइल भाई जीवा इस बार इस बालक महबूब से इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए, इसका पैशन देखकर, इसकी हिम्मत देखकर, इसके सपने देखकर, कि उन्होंने अरेंज कर डाली महबूब खान की बंबई यात्रा वन वे टिकट के साथ। और बॉम्बे ही नहीं पहुंचाया, यहां पर इस्माइल भाई जीवा के कुछ जान पहचान के लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे। इस्माइल भाई जीवा ने महबूब खान को फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी मिलवा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे ये गुजरात के एक छोटे से गांव से आया हुआ महबूब खान अपनी प्रतिभा, कला, मेहनत और लगन के बल पर बन गया माइस्ट्रो डायरेक्टर महबूब खान। क्या आप जानते हैं कि राज कपूर के शम्मी कपूर और शशि कपूर के अलावा भी 2 और भाई थे? वो कौन थे, उनके नाम क्या थे? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हम सब जानते हैं कि राज कपूर साहब के 2 भाई थे, शम्मी कपूर और छोटे शशि कपूर। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 नहीं बल्कि कुल 5 भाई थे। पापा पृथ्वीराज कपूर के यहाँ 3 बेटे और 1 बेटी नहीं बल्कि 5 बेटे और 1 बेटी हुई थी। बहुत कम लोगों को पता है उनकी उन 2 संतानों के बारे में जिनका जिक्र बहुत कम जगह पर मिलता है। पृथ्वीराज जी कपूर के सबसे बड़े बेटे राज कपूर के बाद उनकी 2 और संतानें हुई थी। दोनों ही लड़के थे, पुत्र थे, और इनका नाम रखा गया देवेंद्र और रविंद्र। जब ये दोनों बच्चे जिंदा थे तब शम्मी, शशि और बेटी उर्मी का जन्म नहीं हुआ था। जब राज कपूर छोटे ही थे तब एक दिन पृथ्वीराज जी घर से कहीं बाहर काम पर गए हुए थे और देवेंद्र घर के पास ही एक गार्डन में खेल रहा था। ये बच्चा, बालक देवेंद्र, खेलते खेलते पता नहीं उसने गार्डन में ऐसा क्या खा लिया कि घर आते ही बीमार हो गया। हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बताया गया कि शायद उसने कोई जहरीली चीज खा ली है। जब तक ये बात सब समझ पाते और डॉक्टर तक उसे ले जाते तब तक देवेंद्र ने वहीं घर में दम तोड़ दिया। इस घटना को हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि राज कपूर के दूसरे भाई रविंद्र को अचानक निमोनिया हो गया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि रविंद्र की मौत भी देवेंद्र की मौत के 1 हफ्ते के बाद ही हो गई। परिवार में 2 मौतें जैसे गाज गिर पड़ी हो। पूरा परिवार हिल गया। इस दुख की घड़ी में समझ में नहीं आया परमात्मा ने, ईश्वर ने किस चीज का दंड दिया है। राज कपूर बहुत छोटे थे मगर वो भी बहुत डर गए थे अपने दोनों भाई के जाने से। स्वर्गीय राज कपूर ने अपनी बायोग्राफी में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि देवेंद्र और रविंद्र के जाते ही वो अकेले पड़ गए थे और ये अकेलापन उन्हें तब तक महसूस होता रहा, तब तक काटता रहा, चुभता रहा जब तक शम्मी कपूर पैदा नहीं हुए। शम्मी के जन्म के बाद शम्मी ने उनके दोनों भाइयों की कमी को पूरा कर दिया और शायद यही कारण था कि राज कपूर
शम्मी के बहुत करीब थे, शम्मी को बहुत प्यार करते थे। एक फिल्म को बनाया गया 70 mm में। ये फिल्म हिंदुस्तान की कल्ट फिल्म मानी जाती है, मगर इस फिल्म के प्रीमियर वाले दिन 70 mm के प्रिंट अटक गए बम्बई एयरपोर्ट पर। कस्टम डिपार्टमेंट ने अटका दिया। थिएटर में प्रिंट्स का इंतजार कर रहे थे लोग और कस्टम वालों ने देने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ उस प्रीमियर का बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने यह फिल्म 70 mm और 35 mm दोनों फॉर्मेट पर शूट की थी, मगर वो चाहते थे कि फिल्म 70 mm पर रिलीज हो। इसलिए 70 mm के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए फिल्म की रील्स को भेजा गया प्रोसेसिंग के लिए लंदन। और जब पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा हुआ तो इसका प्रीमियर रखा गया बॉम्बे के मिनर्वा थिएटर में। मिनर्वा थिएटर को सजाया गया, मगर ठीक प्रीमियर वाले दिन शोले के जो 70 mm के प्रिंट्स लंदन से आने थे, वो प्रिंट बॉम्बे तो आ गए मगर अटक गए एयरपोर्ट पर। अटकने की वजह यह थी कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन लंदन में हुआ था और इस कारण फिल्म के निर्माता को सरकार से कई तरह की परमिशन लेना मैंडेटरी था और कुछ ना कुछ कमी दिखाकर उस समय के कस्टम डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक अफसर ने सिप्पी साहब की इस फिल्म के प्रिंट्स को एयरपोर्ट पर ही अटका दिया। जब ये बात सिप्पी साहब को पता चली तब उन्होंने अपने वकील रजनी पटेल को कांटेक्ट किया और रजनी पटेल जी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और सूचना प्रसारण मंत्री उस टाइम के स्वर्गीय वीसी शुक्ला, अब नहीं रहे, उनके क्लोज थे। रजनी पटेल ने मामले को ऊपर तक पहुंचाकर किसी तरह से मामला सेटल करवाया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए उस कस्टम ऑफिसर को फोन करें कि वो जल्दी से जल्दी प्रिंट को कस्टम से फ्री करे। और ऐसा ही हुआ, प्रिंट पहुंचा दिए गए मिनर्वा थिएटर। लेकिन जब तक ये सारी कार्रवाई होती, फिल्म के प्रीमियर का वक्त हो चला था और ऐसे हालत में मरता क्या ना करता, सिप्पी साहब को प्रीमियर 35 mm के साथ ही करना पड़ा। पहली बार जब लोगों ने ये फिल्म देखी तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, बहुत ठंडा रिस्पांस था। और जब रात हुई तब आए 70 mm के प्रिंट। तब तक ज्यादातर लोग फिल्म देखकर जा चुके थे, सिर्फ कुछ करीबी लोग बचे थे और फिल्म से जुड़े कुछ टेक्नीशियंस जो 70 mm पर इस फिल्म को देखना चाहते थे। मेन जनता तो चली गई थी। जब उन तमाम लोगों और कलाकारों ने 70 mm पर फिल्म देखी तब उनका भी वही रिस्पांस था जो प्रीमियर देखने आई जनता का था। सिप्पी साहब के लिए यह सब शॉकिंग था, रिस्पांस बहुत ठंडा था और लोगों का यह भी रिएक्शन था कि फिल्म के एंड में जहां अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर मर जाता है, वहीं अगर इसे जिंदा रखा जाए तो फिल्म का एंड चेंज कर दो तो चेंज करने से पॉजिटिव हो जाएगा। पर सलीम जावेद ने अड़ंगा डाला और कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्शन हाउस ने बड़े भारी मन से इस फिल्म को रिलीज किया और मैं बता चुका हूं शुरुआती दौर के ठंडे रिस्पांस के बाद सब घबरा गए थे, लेकिन ये जो कल्ट फिल्म जिसे शोले कहते हैं, इस फिल्म ने दूसरे या तीसरे हफ्ते के बाद कामयाबी की रफ्तार पकड़नी शुरू की और उसके बाद फिर शोले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये शोले बन गई हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा चर्चित यादगार कल्ट फिल्म। ये बातें मैंने आपसे शेयर की। बातें क्या, ये ट्रिविया हैं, ये कहानियां हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। हमारा नंबर है 55454, उस पर बिग फिर स्पेस सुहाना सफ़र लिखिए। आपके मैसेजेस का, आपके ईमेल का इंतज़ार रहेगा। बहुत मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है आपने हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए। मन बहलाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन मन बहलाते हुए कभी कभी दिल की बातें भी कर जाते हैं जो कुछ सीरियस हो सकती हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं। क्योंकि मनोरंजन करने के साथ साथ
अगर कुछ समस्याओं की तरफ कभी कभी, हमेशा नहीं, आपका ध्यान, आपकी तवज्जो ला सकूं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ है। आपका दिन रात बहुत अच्छी बीते। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।